अच्छा, मैंने कोई एक चीज़ बताना, किसी और ने इसे नोटिस नहीं, लेकिन जब संजय दत्त का कैरेक्टर मरता है, जो एसपी असलम का कैरेक्टर जब मरता है मूवी के अंदर, उस सीन को प्रॉपर्ली रेप्लिकेट किया गया जैसा पुलवामा अटैक हुआ था। जैसे पुलवामा अटैक में वो एक कार आके जो ठोक देता है एक बस को, एंड देन वो बस मिडिल में रहती है सब बस के, ठीक है, 5 नंबर बस रहती है, मेरे को अभी भी याद है, वो टक्कर होती है और ब्लास्ट हो जाती है। सेम वैसे का वैसे ही रेप्लिकेट किया है आदित्य धार ने जब एसपी असलम मरता है, सेम वही चीज को रेप्लिकेट किया गया। एंड आई लव दिस, इज कॉल्ड पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धार। सो टुडे वी विल डिस्कस कि भाई वो क्या चीजें हैं, वो क्या ट्रेट्स हैं या फिर वो क्या पॉइंट्स हैं जो कि धुरंधर 2 या धुरंधर 1 को एक टिपिकल फिल्म, एक टिपिकल बॉलीवुड छोड़ो, एक टिपिकल फिल्म से बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनाती है। हम लोग धुरंधर को दर्जा दे रहे हैं इनग्लोरियस बास्टर्ड जैसा, या फिर हम लोग आदित्य धार को दर्जा दे रहे हैं लाइक टैरेंटिनो। ऐसा क्यों हो रहा है, लोग क्यों पसंद कर रहे हैं धुरंधर को? आज मैंने वो पॉइंटर्स लिखे हैं और आज मैं वो सब तुमको बताऊंगा। बी विद द वीडियो, तुमको मजा आएगा। पॉइंट नंबर 1, 2 पार्ट एपिक फॉर्मेट। ज्यादातर जो टिपिकल फिल्म होती है वो 2 से 3 घंटे में निपट जाती है और उसके बाद वो लोग पार्ट 2 बनाते भी हैं तो वो फोर्स लगता है, वो किसी काम का नहीं लगता है। बट आदित्य धार ने इसको शूट ही बहुत बड़ा किया था। लोग बोल रहे थे कि भाई वो कैसे, भाई 7 घंटे की फुटेज कैसे हो सकती है। मैंने कहा आदित्य धार ने बहुत प्लान चीजों से बहुत ज्यादा शूट कर लिया था। उनको बनानी 3 घंटे की पिक्चर ही थी, लेकिन उन 3 घंटे में उनको विजुअली बहुत कुछ दिखाना था, तो उन्होंने विजुअली बहुत कुछ शूट कर लिया। और फिर उन्होंने सोचा था कि एडिटिंग में इसको संभाल लूंगा, लेकिन फिर जब वो एडिटिंग में बैठे तो उनको फिर पता चला कि नहीं, ये 3 घंटे में समेटेगी ही नहीं। बहुत मुश्किल है। मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसको 3 घंटे में ऐसा रपारप घुसा दूं तुरंत। तो वो मूवी ना इतना फोर्स लगती, मैं बता रहा हूँ। मैं अगर होगा ना तो मैं खुद बैठ के अभी कट करूंगा, ओटीटी में आने दो, मैं दोनों पार्ट्स को लूंगा और दोनों पार्ट्स को मैं जोड़ के देखूंगा कि 3 घंटे में कैसी पिक्चर बनेगी। मैं बता रहा हूँ बहुत शिट बनेगी, बट आई विल ट्राई। तो वही बोल रहा हूँ, दोनों पार्ट अभी भी इसलिए नहीं बनाए गए थे कि ये 2 पार्ट बनेंगे, ये एक्सीडेंटली बन गए। नेचुरली वो 2 पार्ट में कट हुआ और दोनों पार्ट 3-3 घंटे के हैं, एक तो 4 हो गया ऑलमोस्ट। और सबसे मेन चीज जो मैंने बोला वो है कि फोर्स नहीं लगती, नेचुरल लगती है। वो स्टोरी टेलिंग का फ्लो बना रहता है, वो इंटेंसिटी बनी रहती है, वो सस्पेंस बना रहता है। उसकी इंटेंसिटी ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, जबकि पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत ये लोचा होता है। लेकिन इसमें नहीं हुआ क्योंकि ये चीज कभी पार्ट 1 पार्ट 2 सोच के बनाई ही नहीं गई थी। इसको एक प्रॉपर फिल्म सोच के बनाया गया, तो ये प्रॉपर फिल्म जैसी ही बाहर आई। यहाँ पे अगर वो लोग पार्ट 2 अभी बनाते, पार्ट 2 उसके बाद सक्सेस देखने के बाद बनाते, तो पार्ट 2 बहुत खराब बनती। आई एम डेफिनेटली श्योर ये पार्ट 2 पार्ट 1 जैसी ग्राउंडेड, इतने पर्सनल, इतना अटैचमेंट इसलिए फील होता है क्योंकि वो कभी 2 पार्ट के लिए बनी ही नहीं थी। देखो ये मेरी बात है, मैं बोलता हूँ, लेकिन सुनो, एक्सीडेंटल चीजें अक्सर बेहतरीन निकलती है प्लान चीजों से। ये मैंने नोटिस किया है मेरी लाइफ में और मैं तुमको ही बता रहा हूँ। एक्सीडेंटल जो चीजें होती है ना वो बेहतरीन लगती है, वो नेचुरल लगती है। लेकिन वही चीजों को अगर तुम प्लान करके करोगे ना तो वो कभी वो एक्सीडेंटल जैसी वाली फील देगी, क्योंकि वो एक्सीडेंटल है ही नहीं ना, प्लान की हुई है। पॉइंट नंबर 2, बैक टू बैक प्रोडक्शन। धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसा मैंने बोला एक फिल्म ही थी, इनको जब तोड़ा गया। तुम लोग देखना पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई भी और दूसरी तुम उठा के देख लो, बाहुबली को छोड़ के मेरे को नहीं लगता और कोई भी ऐसा पार्ट 1 या पार्ट 2 थी जिसमें कंटिन्यूटी का मेजर इशू था। मतलब वो कंटिन्यूटी वो सीमलेस लगती नहीं थी, बहुत फोर्स लगती थी। जैसे तुम पुष्पा पार्ट 1 पार्ट 2 उठा के देख लो, केजीएफ पार्ट 1 पार्ट 2 उठा के देख लो, जितने भी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे फेमस वाले हैं, या फिर मेरे को बस कुछ मूवीज हैं जैसे कि सप्त सागरा दक्षायलु, वो एक हो गया, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 सीमलेस लगता है, कंटिन्यूटी का कोई इशू नहीं लगता मेरे को उसमें। देन बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे को उसमें भी सीमलेस वो लगता है, कहीं भी कंटिन्यूटी का कोई इशू नहीं लगता मेरे को। धुरंधर का भी सेम है, इसमें भी कंटिन्यूटी का कोई इशू नहीं लगेगा तुमको। जब भी पार्ट 1 से पार्ट 2 में तुम स्विच करोगे ना, उसकी पेसिंग, उसका सस्पेंस, उसकी स्टोरी टेलिंग सब सेम है। बस कुछ चीज अगर तुमको थोड़ी सी चेंज लगती है तो म्यूजिक, और वो भी हम लोग को इसलिए चेंज लग रही है क्योंकि अभी हमने सुना है। धीरे धीरे जब हम लोग यूज टू होंगे ना तो हमें दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। मैं अभी यूज टू हुआ हूँ, मैंने अभी प्रॉपर्ली बैठ के मैं ऐसे 1.5-2-3 घंटे ऐसा मैंने खाली उसका म्यूजिक सुना है एंड मेरे को अब वही वाला फील आ रहा है जो मेरे को धुरंधर 1 में आया था। धुरंधर 2 में अभी लोगों को थोड़ी कमियां दिख रही है। धुरंधर 1 को तुम्हारे अंदर ऐसा फिट होने में 3 महीने लगे ना, इसको भी थोड़ा टाइम दो। ये जब तुम्हारे अंदर अच्छे से घर बना लेगी, घर कर लेगी ना, तो तुमको इसमें कमियां उतनी नहीं नजर आएगी जो तुमको लगता है यार धुरंधर 1 में वो था, धुरंधर 2 में वो मजा नहीं आएगा। इसको बस ग्रो होने का टाइम दो अपने अंदर। पॉइंट नंबर 3, एक्सट्रीमली हाई टाइमलाइन कमिटमेंट। टिपिकल जो एक बॉलीवुड फिल्म होती है, फिर टिपिकल जो एक इंडियन फिल्म होती है, उसका रन टाइम 3 घंटे मैक्सिमम छूता है और उस 3 घंटे में भी तुमको बहुत सारे सीन्स बोर कर देते हैं कि पेसिंग कहीं पे फास्ट हो जाती है, कहीं पे स्लो हो जाती है। बट धुरंधर का पार्ट 1 पार्ट 2 ले लो, उसका जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत मेजर फॉर्म। तुमको पता है स्क्रीन प्ले एडिटिंग की नजर से देखनी चाहिए कि स्क्रीन प्ले में जो मैं लिख रहा हूँ ये एडिटिंग की नजर से तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाने की स्क्रीन प्ले में मैंने ये लिखा, मैं एडिटिंग में इसको ऐसे काटूंगा। वो अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है तो तुम वो पिक्चर मत बनाओ। मैं तुमको फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीन प्ले का तुम्हारी एडिटिंग के साथ ऐसा ब्लेंड होना चाहिए। अगर ऐसे ब्लेंड नहीं हो रहा है तो फिर ऑडियंस को मेक और ब्रेक करने का ताकत रखती है। अगर तुम्हारा स्क्रीन प्ले तुम्हारी एडिटिंग के साथ नहीं जा रहा है तो दोनों पिक्चरें 3.5 घंटे 4 घंटे की हैं। मेरे को बताओ कौन सा वो पॉइंट था जिसमें तुमको लगा अब मैं बोर हो रहा हूँ या फिर मेरे को उबासी आ रही। मैं पूरी पिक्चर में ना अपना फोन छुआ, ना मेरे को एक बार भी उबासी आई।
नींद आ रही है, कुछ आगे बढ़ाओ जल्दी, कोई एक्शन वैक्शन सीन लगाओ। नहीं, अगर वो पिक्चर कहीं पे पॉज्ड भी है ना तो तुमको एकदम इंटेंसिटी रखती है, उस सीन में प्रॉपर ब्लेंड इन हो जाओ कि तुम सीन को स्पेक्टेट कर रहे हो साइड में बैठ के। तुमको ऐसे हर एक सीन को ऐसे बनाया गया कि तुम उसी सीन में हो और बस कोने में कहीं पे ऐसे करके देख रहे हो। पूरी फिल्म ऐसे रखा गया है पूरी फिल्म को। तो मैं बता रहा हूँ एक चीज जो मेरे को लगता है कि धुरंधर के बाद बॉलीवुड में या फिर इंडियन सिनेमा में चेंज होने वाली है, वो है लंबी फिल्में बनाना। वो लोग लंबी फिल्में जरूर बनाएंगे, लेकिन वही है कि भाई स्क्रीन प्ले में आपने काम ही नहीं किया है ना। आपकी पिक्चर देख 1 घंटे में भी बोर करती थी, आपकी पिक्चर 2 घंटे में भी बोर करेगी, आपकी पिक्चर 3 घंटे में बोर करेगी, आपकी पिक्चर 4 घंटे में भी बोर करेगी, क्योंकि आपको स्क्रीन प्ले लिखना नहीं आता है। आप आदित्य नहीं। लोग धुरंधर 1 और 2 से सीखेंगे, आदित्य बनने की कोशिश करेंगे। आदित्य नहीं बनना है आपको बनना है आपके जैसा। आपको बनना है एक पागल फिल्म मेकर। आदित्य बनने की कोशिश मत करो या फिर संदीप रेड्डी वांगा बनने की कोशिश मत करो। आपको बनना है आपके जैसा। तुम धुरंधर बोल लो, एनिमल बोल लो, दीज आर द वर्क ऑफ अ मैड मैन। ये पागल आदमियों के काम है, जिनको ना ऑडियंस की पड़ी है ना क्रिटिक्स की पड़ी है। उनको बस एक फैबुलस मूवी डिलीवर करना था, उनने किया और ऑडियंस अब उसको पसंद कर रही है। उनको वो कभी सोचते भी नहीं ऑडियंस क्या सोचेगी सीन को देख के, ये और वो नहीं। उनको था कि मेरे को एक प्रॉपर अपना पैशन बनाना है, और उन्हें अपने पैशन को हमारे मुंह में घुसेड़ के डाल दिया और हम लोग चाट के खा भी रहे हैं। इसको कहते हैं ट्रू फिल्म मेकर। वन ऑफ अनफिल्टर्ड ब्रूटल वायलेंस। देखो बहुत सारी फिल्में अभी बन गई एनिमल के बाद जो ब्रूटैलिटी पे एक के बाद एक एक्सट्रीम पे जा ही रही है, बट आदित्य ने ब्रूटैलिटी को बहुत से इस्तेमाल किया है। जो गोर है, जो वायलेंस, उसको बहुत से इस्तेमाल किया है अपने स्क्रीन प्ले में। तुम मिनिमल गालियों को ले लो, गालियां भी तुमको कोई भी सीन में फोर्स नहीं लगती है कि यहाँ पे जबरदस्ती गाली दी गई है। बस वो उन लोगों को दिखाना था कि गुंडे ही कर रहा है, तो उनको बस वो गालियां देना था तो उन्होंने दे दिया। ऐसी नहीं लगती है वो गालियां, बहुत ही लगती है लाइक नेचुरल फील आती है। वो वाला सीन याद करो जब मेजर इकबाल को उसका बाप गाली दे रहा होता है। वो वाले सीन में जितनी भी गालियां देता है तुमको लगेगा यार मेरा बाप भी मेरे को ऐसी गालियां देता है, मेरा बाप भी मेरे को निकम्मा बोल। तुमको वो चीज नेचुरल फील आएगी क्योंकि वो चीज को नेचुरली लिखा गया है। द गोर एंड वायलेंस आदित्य ने वहीं यूज किया जहां जरूरत थी, वरना उन चीजों को हटा दो। पूरी मूवी में वायलेंस तुमको ऐसे ही नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी कोई भी किसी को मार रहा है, नहीं। हर एक वायलेंस का एक रीजनिंग है, हर एक गोर का एक रीजनिंग है। क्यों गुस्से में मेजर इकबाल ने इंडियन एजेंट के इतने हुक्स लगा रखे थे? क्यों आखिर में हमजा ने मेजर इकबाल को ब्लड रिपर से जो मारा था उसके दोनों पैर काट दिए थे? क्यों हुआ था वो? उसके पहले आदित्य ने रीजनिंग दी है। वो जो डायलॉग तुम सुनते हो ना, जब मेजर इकबाल आदित्य बोल रहा हूँ सॉरी, हमजा को ऐसे पकड़े रहता है, हमजा को अपने पीठ पे चेनों में ऐसा पकड़े रहता है, तब जो डायलॉग्स बोल रहा होता है ना वो बाद में डब्ड है, वो बाद में डाले गए हैं एडिटिंग में, वो थे नहीं मूवी के टाइम। अगर वो डायलॉग्स नहीं होते ना तो हमें वो गुस्सा नहीं बनता जो गुस्सा बनाना चाहते हैं ना आदित्य की विलन को मारने का। एक सही से ऑडियंस को भी गुस्सा आना चाहिए जब जस्टिफाई लगता है कि ओके इस विलन को ऐसे ही तड़पा के मारना चाहिए था, उन्होंने जो एंड में मारा है वो हम लोगों को जस्टिफिकेशन लगना चाहिए, हम लोग को जस्टिफाइड लगना चाहिए कि ओके अच्छा हुआ, इसको साले को ऐसी मौत मिलनी चाहिए। वो जो डायलॉग है तुम लोग याद करना, मैं अभी याद नहीं मेरे को, बट मेरे को पता है क्या क्या बोला है। वो जो गजवाए हिंद को लेके ये जो जिहादी लोग जो सोचते हैं ना अपने दिमाग में, वो प्रॉपर उन डायलॉग्स को उनने स्क्रीन प्ले में उतारा है और लिखा है। मैं इसके ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि गजवा हिंद और ये जो प्रोपागेंडा चल रहा है, ये लोग बोल रहे हैं प्रोपागेंडा है प्रोपागेंडा, इसके ऊपर भी मेरे बहुत अच्छा एक ओपिनियन वीडियो, मैं इस वीडियो के बाद ही डालूंगा, तुम लोग जरूर देखना, इस वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लो। या वो जो डायलॉग बोलता है ना वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसके बाद जो उसको मौत मिलती है वो हमें सेटिस्फैक्शन दे, क्योंकि वो डायलॉग शूटिंग के वक्त नहीं था, वो एडिटिंग में लिखा गया है बाद में, ताकि हमें जस्टिफिकेशन मिल सके, हमें सेटिस्फैक्शन मिल सके। इंडियन सिनेमा, एनिमल को छोड़ दो, बट जितने भी वो लोग अभी गोर दिखा रहे हैं ना सब स्टाइलाइज्ड गोर है, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई कुछ नहीं है, बस स्टाइल के लिए लगा रखा है, डेकोरेशन के लिए लगा रखा है। 1/5 ग्लोबल स्केल स्पाई थ्रिलर। तुम मेरे को बताओ धुरंधर 1 और धुरंधर 2 जैसा एस्पियोनाज हमारे इंडियन सिनेमा में तुमने कहां देखा है? ये जो हमारे आदित्य चोपड़ा हैं जिन्होंने अपना पूरा स्पाई यूनिवर्स खोल रखा है, तुम्हें बताओ उसमें कभी भी तुमको धुरंधर का एक भी स्पाई का जो स्पाई होता है, जो एस्पियोनाज का एस्पियोनाज होता है, वो दिखाया कभी उनने? यहाँ पे जो ग्लोबल स्टेक्स है, धुरंधर में जो ग्लोबल स्टेक्स है वो हाई लगते हैं। एस्पियोनाज है वो सही में एस्पियोनाज लगता है, स्पाई है वो सही में स्पाई लगता है, और जब स्पाई पकड़ा जाता है तो हमारी फट के 4 हो जाती है। धुरंधर 1 एंड 2 इज एन इंटरनेशनल सिनेमा। धुरंधर 1 और 2 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ और इंटरनेशनली चल रहा है। ये कितनी बड़ी सक्सेस है इंडियन सिनेमा के लिए, तुम लोग सोच के देखना एक बार। 1 नंबर 6 रियल इवेंट से इंस्पायर्ड। मैं तारीफ करते करते थक गया आदित्य की, मैं फिर से कर रहा हूँ। फिक्शन को रियलिटी के साथ जो ब्लेंड किया, रियल लाइफ में जो काउंटर टेररिस्ट ऑप्स थे, इंटेलिजेंस के जो मिशंस थे और जो अंडरवर्ल्ड एलिमेंट्स थे, वो जो लियारी का पूरा सेटिंग था, और उसमें इब्राहिम दाऊद का वो सब जितने भी कैरेक्टर, वो नए नए आतिफ असलम और ये सब जो भी अतीक अहमद, वो लोग को जो सही से ब्लेंड किया, एक एक कैरेक्टर जो सही से ब्लेंड किया स्टोरी में, स्क्रीन प्ले में। आदित्य सर हाथ जुड़वा लो, जिसने भी आपका स्क्रीन प्ले लिखा है ना, कमाल का बंदा है। और स्टोरी तो आपने लिखी। आप आदित्य इज अ वेरी गुड राइटर। जिनने नहीं देखी बैरमुला देखो, आदित्य की सारी फिल्में देखो, तुमको पता चलेगा आदित्य कितने सही राइटर है। तो अंदर फिक्शनल लगे नहीं, वो लगता है तुम लोग एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। जैसे डॉक्यूमेंट्री में रियल ड्रामा को दिखाया जाता है ना, वैसे तुमको लगता है कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, तुमको लगता ही नहीं तुम एक फिल्म देख रहे हो, क्योंकि इतना सही उसको लिखा गया। और सबसे मस्त मेरे को पता है मूवी में कौन सी सीन लगती है, धुरंधर 1 बोल लो 2 बोल लो, धुरंधर 2 में खासकर
वो जो डेथ्स थे ना जो सही में हुए थे, वो जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सबके जो डेथ्स थे वो सही में, मैं तुमको बता रहा हूँ, वो जो हार्ट अटैक से मरना हुआ, असैसिनेशन हुआ, ये सब हुआ, ये सब तुम अगर पाकिस्तान के न्यूज में देखो ना तो हार्ट अटैक से हुई मौत, ये हो गया वो हो गया, किसी में भी नहीं दिखाएगा कि वो किसी को मतलब किसी ने मारा है, उसको नहीं दिखाया जाए, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी ना कि भाई कोई और देश का बंदा तुम्हारे देश में आकर तुम्हारे देश के इतने इंपॉर्टेंट लोगों को मार दे रहा है। वो सबके सबको एग्जीक्यूट हमारे ही अननोन मेंस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो जब दिखाया आदित्य, मैंने बोला भाई आदित्य धार सर मजा आ गया। पॉइंट नंबर 7, चैप्टर बेस्ड स्ट्रक्चर। प्रॉपर एक पेसिंग के साथ मूवी नहीं चलती, उसको चैप्टरों में डिवाइड किया है, जो अलग अलग चैप्टर अलग अलग चीजों को दिखाता है। और वो जो चैप्टर का नाम है वो एक वन लाइनर, 2 वर्ड्स में एक वन लाइनर की तरह काम करता है कि वो चैप्टर के अंदर क्या होने वाला तुमको इन 2 शब्दों में पता चल जाएगा। इट्स लाइक अ वेब सीरीज थी। वेब सीरीज देखते हो 1 घंटे का, उसका जो वन लाइनर होता है वो पहले के 2 वर्ड्स में जो टाइटल होता है उस एपिसोड का वो तुमको वहीं पता चल जाता है। वैसे ही आदित्य धार ने भी यूज किया है उसको अपनी फिल्म में। इससे स्टोरी टेलिंग और मूवी एपिसोडिक लगता है कि हम लोग कोई शो देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं जिसके अलग अलग एपिसोड हम लोग देखते जा रहे हैं। वो जो एपिसोडिक चीज है ना वो हमें और बोर नहीं करती, क्योंकि हम लोग जैसे ही वो नया नाम आता है, जैसे ही तुम लोग टाइटल को जो यूज किया गया, जो टेक्स्ट को जो यूज किया गया, बहुत सही वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज किया है आदित्य धार ने, और वो बहुत सही लगता भी। वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए काम नहीं आता है, वो जो टेक्स्ट इमेजेस आते हैं मूवी के बीच में वो आपको अटेंशन ग्रैब करने के लिए बनाया गया है। और कोई भी इंसान का टेक्स्ट तुम देख लेना ऐसे ही नहीं आता है। सबसे पहले चेहरा दिखा और नीचे टेक्स्ट लिखा गया, जो टिपिकल मूवीज करती हैं। आदित्य धार ने वहीं तो दिमाग घुमाया है कि वो कैरेक्टर पहले अपना पूरा कैरेक्टर आर्क दिखा देता है, उसके डायलॉग्स में उसका कैरेक्टर आर्क तुम देख लोगे, उसके बाद उसका नाम लिखा आता है। दैट्स कॉल्ड एन इंट्रोडक्शन। पहले तुम दिखाओ कि इंसान कैसा है, फिर तुम उसका नाम बताओ, ज्यादा मजा आएगा। नो फोर्स सॉन्ग फॉर गॉड सेक। कोई भी गाना पार्ट 1 बोल लो, पार्ट 2 बोल लो, पूरी धुरंधर दोनों मूवीज को बोल लो, कोई भी एक भी गाना फोर्स लगता ही नहीं है। इतना सही स्क्रीन प्ले में ब्लेंड किया है ना, मजा आ जाएगा तुमको। और गाने भी बोर और नहीं करते, क्योंकि इतने फैबुलस गाने बना रखे हैं शाश्वत सचदेवा ने, इतने फैबुलस गाने बनाए हुए हैं ना कि बस तुमको मन करता है भाई लूप, वेयर इज द लूप, वेयर इज द फकिंग सॉन्ग। तुम यूट्यूब में आके खोजोगे यार, फिर गाने में पूरा मैं और तू, वो वाला जो गाना मेरे को तुरंत मजा आया भाई। मैं सारे के सारे गाने मैं हेडफोन लगा के सुन रहा हूँ, मेरा मजा आ जा रहा है भाई। जब लोगों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तब गाने बज रहे हैं और एक के बाद ऐसे बज रहे हैं, क्या मजा आ रहा है भाई देखने में। ओहो, बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को और एलिवेट कर देता है, ना कि उनको टिपिकल बनाने के। पूरे धुरंधर में एक आइटम सॉन्ग लिखा गया है जो आदित्य धार ने बोला मैं पहली बार ऐसा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो भी तुमको आइटम सॉन्ग लगता ही नहीं है, वो भी लगता है स्क्रीन में ब्लेंड हो गया भाई। ऐसे बनाते हैं वो आइटम सॉन्ग। तुम जो आता है शरारत, कहीं से भी तुमको उसमें छिची छितू लगा, क्योंकि उसको स्क्रीन प्ले के हिसाब से बनाया गया था, फोर्स नहीं था वो। पहले वो डाले अंदर निकाले, क्या क्या बनाते रहते हैं यार लोग। मैं तारीफ करना चाहूंगा द यूज ऑफ म्यूजिक भाई। सारे के सारे पुराने फैबुलस गाने को उठाया है और इतना सही उसको एक नया टोन में वो शिफ्ट कर दिया कि भाई तुमको लगता ही नहीं। रन डाउन द सिटी ले लो, मोनिका वाला, हवा हवा ले लो, देन वो लगाना ओए ओए, उसको भी कितना सही ब्लेंड किया भाई। गाने उनने जो ब्लेंड किया है ना, वो पुराने इफेक्ट के साथ एक मॉडर्न टच को जो ऐसा प्रजनन करा दिया ना दोनों का, वो मजा आ जाता है देख। पॉइंट नंबर 9, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। एनिमल के बाद बहुत सारी मूवीज में जो हीरो होता है या जो विलन होता है उनको मल्टी लेयर्ड दिखाया है, बट इस मूवी में अलग क्या है कि हीरो विलन तो मल्टी लेयर्ड है ही, साथ में जो उसके आसपास के कैरेक्टर्स हैं, उसको जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो भी मल्टी लेयर्ड हैं। उनके भी अपने अपने मोटिव है, कोई भी ऐसा ही नहीं कि टिपिकल बना दिया, नहीं, सबके अपने अपने मोटिव है, सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं, सब अपना अपना सोच रहे हैं। ज्यादातर मूवी में जो सपोर्टिंग कास्ट होती है वो इसलिए होती है कि हीरो बाकी टिपिकल लोगों से उठ के दिखे, बट इस मूवी में हर किसी के पास अपना अपना थिंकिंग, अपना अपना दिमाग है और उनके भी सब लेयर्स हैं। जिस लेयर के अंदर क्या क्या छुपा है वो तो मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तुम देख पाते हो। कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं कि बस एनपीसी की तरह एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हीरो है तो उसको भी साइड कैरेक्टर दे रखा है, नहीं, हर एक कैरेक्टर का अपना एक मीनिंग है। और सबसे फेवरेट मेरे बन गए हैं, पहला तो रणवीर सिंह, दूसरा जमील जमाली, तीसरा आलमदूद सोडा। मेरे इतने फेवरेट कैरेक्टर बन गए ना ये तीनों की तीनों, मेरे को मजा आ गया इन तीनों को देख के। कैरेक्टर को सिर्फ कैरेक्टर रहने ही नहीं दिया आदित्य धार ने, उनको बना दिया एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग। सब इंसान को अपनी अपनी थिंकिंग दिया और उनको बोला सोचो बेंच, एंड दिस इज द वे हाउ यू राइट योर कैरेक्टर्स। पॉइंट नंबर 10, हाइपर मैस्कुलिन बट इमोशनल। देखो धुरंधर पार्ट 1 बोल लो, पार्ट 2, मैं धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 बात नहीं बोलूंगा, मैं धुरंधर बोल रहा हूँ, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को जोड़ लेना। तो रेज, रिवेंज, वॉर, पर्सनल वॉर, इन सबको दिखाती है, लेकिन एक्शन की तरह नहीं, एक टिपिकल एक्शन मूवी की तरह नहीं दिखाती। उन सब का एक रीजनिंग दिया है, एक इमोशनल पॉइंट दिया है कि कोई किसी को मार रहा है तो क्यों मार रहा है, उसका इमोशनली क्या अटैचमेंट है उससे। इमोशनल डेप्थ जो है वो और स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि कैरेक्टर्स उतने स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रॉन्ग है। तुम मेरे को बताओ कितना कितना ज्यादा तुम टची हो जाता हो, तुम मेरे को बताना। इंडा का जो कैरेक्टर आता है, ये का जो दोस्त रहता है, जसीरत का जो दोस्त रहता है, वो उनका बहुत कम सीन है, लेकिन उन कम सीन में ही तुमको बता दिया जाता है कि इनकी दोस्ती कितनी गहरी है। एंड इंटरवल पॉइंट पे जब वो दोनों बहस करते हैं ना, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दिल धक 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 कर रहा होता है कि व्हाट द फक, दो दोस्त एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं नहीं चाहता कि दोस्त एक दूसरे से भिड़े भाई, दोनों में से कोई एक बात सुन ले। तुम सोचते रहते हो कि भाई प्लीज
दोस्ती के साथ मत करो। दोस्त बहुत दिल से जुड़े हुए होते हैं यार, ऐसा मत करो, मतलब क्या हो रहा है। तुम उस दोस्ती से इतना कनेक्ट कर जाते हो कि तुम फिर उन दोस्तों को अब एक स्पेक्टेटर की नजर से देख रहे होते कि यार ऐसा मत कर, यार ये मत कर, प्लीज मत कर यार, प्लीज मत कर, मेरा सब खराब हो जाएगा, मैंने जो किया मैंने सब खराब हो जाएगा, प्लीज मत कर मेरे भाई। वो सब तुम सीट में बैठ के सोच रहे होते हो। रियली दैट्स कॉल्ड हाउ यू राइट अ स्क्रीन प्ले बैच। भाई मैंने मॉकटेल पे रिव्यूज देखे, भाई लोग बोल रहे हैं ऑर्गेज़म में इतना मजा नहीं आता जितना धुरंधर 2 में है। मैंने बोला ट्रू भाई। पॉइंट नंबर 11 मेरा फेवरेट पॉइंट, नो स्पून फीडिंग। आदित्य धार ने एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और उनने एक्सप्लेनेशन दिया भी है तो वो इतनी मल्टी लेयर्ड है कि नॉर्मल आदमी उसको सोचेगा ही नहीं, उनको लगता है भाई फिल्म का ही सीन है। अगला जो वीडियो बनाऊंगा ना मैं, अगला जो प्रोपेगेंडा वाला वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं 2 सीन्स को मैं बहुत अच्छे से तुमको बताऊंगा कि कैसे आदित्य धार ने स्क्रीन के बाहर जो हम लोग बैठे हैं देख रहे हैं उनसे बात की है। आदित्य धार ने पर्सनल कनेक्ट बनाया हम दोनों से, वो मैं बताऊंगा कैसे किया है। बट वो सीन इतना सही ब्लेंड हुआ है ना स्क्रीन प्ले में, तुमको लगता ही नहीं कि आदित्य धार हमसे ये चीज बोल रहे हैं, वो लगता है मूवी का सीन। उसी को कहते हैं स्पून फीड ना करना, कि मैं बोल ये रहा हूँ और मैं ऑडियंस पे भरोसा कर रहा हूँ कि ओके ये समझ जाएंगे, जिनमें दिमाग होगा वो समझ जाएंगे, बाकी मैं सबको समझाने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, वो सब मैं नहीं करता। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ऑडियंस समझ जाएगी, मेरे को हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 12, हॉलीवुड लेवल प्रोडक्शन, सिनेमाटोग्राफी, द एक्शन कोरियोग्राफी, जो वीएफएक्स भी है धुरंधर पार्ट 1 के, पार्ट 2 में वीएफएक्स थोड़ा ऐसा होता है, बट द वीएफएक्स वर्क, द सेट डिजाइन इतने इंटरनेशनल लगते हैं। लियारी का पूरा सेटिंग तुमको कहीं भी लगता है लियारी नहीं है, वो बैंकॉक में कहीं पे शूटिंग पे पूरा वो लियारी बनाया गया। प्रॉपर वो जो पाकिस्तान का जो सेटिंग होता है वो प्रॉपर जो उतारा है उन लोगों ने स्क्रीन प्ले बोल रहा हूँ सॉरी, कैमराज पे, उसके ऊपर एक पूरा केस स्टडी होना चाहिए कि कैसे कर लिया इन लोगों ने उस चीज को पूरा एग्जीक्यूट। और उससे भी खतरनाक किस बजट पे किया उन्होंने, 300 करोड़ में ये बनाया है, पूरा एक शहर बसा दिया 300 करोड़ में, हमें बिलीव करवा दिया कि हम लोग लियारी में बैठे हैं 300 करोड़ में। यही होता है जब पैसे सही जगह खर्चे जाए ना, तब बनती है एनिमल, तब बनती है धुरंधर, वरना बनती है बागी 4, वॉर 2, पठान, टाइगर 3, साहो, आदि पुरुष। जितने में ये मूवी बनी उतना तो एक्टर्स घर ले जाते हैं। एंड आई लाइक टू से वन थिंग, इसी पॉइंट में मैं बोल देता हूँ, द रियल प्रैक्टिकल शूट, जो लोगों ने प्रैक्टिकली शूट किया है एक ब्लास्ट को, बहुत सारे ब्लास्ट हैं जो कि भाई हो सकता है वो बीएमसी का जो लोचा हुआ था उसके बाद कुछ सीन्स हो सकता है कि उन लोगों को वीएफएक्स करना पड़ गया क्योंकि वो ब्लास्ट नहीं कर पा रहे थे, बट फिर भी मैक्सिमम सीन्स जो उन लोगों ने प्रैक्टिकल ब्लास्ट किए हैं। एक जो ब्लास्ट होता है ना, वो सबसे तुम आसपास के इन्वायरमेंट को ध्यान देना, ब्लास्ट से ज्यादा आसपास का इन्वायरमेंट को ध्यान देना। आसपास का इन्वायरमेंट थर्रा उठता है, कहीं पे ग्रेनेड फटेगा ना, उसका इंपैक्ट नहीं भी तो 500 मीटर दूर तक तुमको सुनाई देगा। वो वेव्स जो होते हैं ना, वो ब्लास्ट के वेव्स जो होते हैं वो तुमको चीजों में नजर आएंगे। प्रैक्टिकल शूट का इस्तेमाल एक केस स्टडी है इन धुरंधर, बहुत सही प्रैक्टिकल शूट किया है, मेरे को मजा आ गया वो चीज देख के। एंड आई लव कि जब लोग प्रैक्टिकली शूट करते हैं चीजों को, क्योंकि वो ज्यादा रियल लगता है। तुम वीएफएक्स करने जाओ ना, वीएफएक्स कभी भी रियलिटी दिखा ही नहीं सकता। तुम कोई भी वीएफएक्स मूवी उठा लो, जो कांटेक्ट होता है ना किसी भी चीज का, वो तुमको रियल लगेगा ही नहीं लगेगा। अगर तुम प्रैक्टिकल शूट करोगे तो भाई वो कभी फेक लगता ही नहीं। ऑलवेज शूट प्रैक्टिकल, अनटिल अनलेस तुमको ऐसा डायनासोर ड्रैगन वाली फिल्म बना रहे हो, उसमें भाई तुमको वीएफएक्स करना पड़ेगा। बट जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसमें क्यों पैसा फूक रहे हो वीएफएक्स में, मेरे को समझ नहीं आता। ये पूरा बॉलीवुड उस पर चल रहा है। पॉइंट नंबर 13, बोल्ड पॉलिटिकल टोन। आज के टाइम में कोई नहीं दिखाता भाई अपना पॉलिटिकल साइड मूवीज में। मैं अपने यूट्यूब वीडियोस में नहीं बनाता भाई पॉलिटिकल साइड, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते हैं। खैर, फिल्म आदित्य धार ने बैक नहीं खाया इस चीज पर, आदित्य धार ने कोई बैकिंग नहीं ली इस चीज पे कि मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं सब दिखाऊंगा, बोल्ड दिखाऊंगा, जिसको देखना है देखे, जिसको जो बोलना है बोले, गाँव रहा है सबके सब, मैं जो बनाना चाहता हूं मैं बनाऊंगा। तो नेशनलिटी की टोन है, जो नेशनलिस्टिक टोन है पूरी मूवी की, वो ओपनली कैरी करती है अपने कंधों पे कि भाई मैं ऐसा ही हूं, मैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं हिंदुस्तान को ही करूंगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान क्या बोलेगा, अरब कंट्रीज क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल क्या प्रेशर होगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। आई एम एन इंडियन फिल्म एंड मैं ऐसे ही सबको दिखाऊंगा, देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है गाँव। आदित्य धार ने ओपनली ये चीज बोली है सबको। उसी पॉइंट को लेकर ऑडियंस डिवाइड होगी तो डिबेट होगी तो मूवी का बजट बढ़ेगा, सॉरी मूवी का कलेक्शन बढ़ेगा, तो फायदा किसको होगा, मेकर्स। मूवी कहीं पे भी सेफ जोन होने की कोशिश नहीं करती कि भाई मैं यहाँ पे सेफ हो जाऊं, यहाँ पे थोड़ा सा बच जाऊं। सबके सब मैं यही दिखाऊंगा, मेरे को, मैं राइट लीनिंग हूं, मैं राइट लीनिंग दिखाऊंगा। That's people like about a filmmaker। भाई वो बोल्ड है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको डर नहीं लगता किसी से भी, उसको नहीं फर्क पड़ता है भाई लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो चाहता है लोग और बोले तभी तो मेरी पिक्चर चलेगी। 14 रिवेंज एज इवोल्यूशन। देखो पार्ट 1 में हम लोगों को लगता है कि वो एक स्पाई है जो कि इस चीज को पेनिट्रेट करने गया है, वहाँ का टेररिज्म है, जो वहाँ का अंडरवर्ल्ड उसको पेनिट्रेट करने गया है, बट उसका वो जो पर्सनल की भाई मेरे को अपने देश को बचाना है, वो पर्सनल हमें बाद में पार्ट 2 में फील होता है। ये जो रिवेंज वो लड़ रहा है वो उसका पर्सनल, इंडिया के लिए वो इतना पर्सनली अटैच फील करता है हमारे इंडियन लोगों के लिए, पूरे इंडिया देश के लिए, कि वो
अब उसके लिए वो रिवेंज पर्सनल हो गया। धुरंधर 2 का स्टार्टिंग याद करो, जो जैसे ही वो अपनी बहन को फील करता है ना कि मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा कर दिया, उसका जो चेहरा, वो जो इमोशंस दिखाता है, वो सेम इमोशंस वो फील करता है इंडिया के लिए। तभी वो 26/11 जब वो देखता है ना अपनी आंखों के सामने, वो थर्रा उठता। सेम वही थर्राना जो वो अपनी बहन को उस पानी की टंकी पे जो पंप पे बंधा हुआ देखता है, तब जो वो कहां पर होता है ना, वही सेम कंपन तुम उस टाइम पे देख पाओगे जब वो 26/11 अपनी आंखों से देख रहा होता है, उसी रूम में बैठ के जहां सारे के सारे मादर चोर लोग बैठे होते हैं, वहीं पे वो भी बैठा खड़ा होता है। एंड वो जो कांपना होता है ना, वो ऐसे ऐसे कांप रहा है कि ये क्या हो रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। एंड वो बस कांप रहा होता है कि क्या क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया ये, क्या। वो जो सीन होता है ना, वो सीन बताता है कि वो हिंदुस्तान को कितना प्यार करता है और वो कितना पर्सनल ले जाता है इन चीजों को। 15 स्ट्रॉन्ग असेंबल्ड कास्ट, मैंने बता रहा हूँ जिस लेवल की कास्टिंग है, जो वो चेहरे तो उठाए उसकी तो तारीफ करी, लेकिन जो टैलेंट्स उनने उठाए हैं मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा कि चेहरे के साथ उन्होंने टैलेंट्स भी उठाए। आर माधवन सर, मैंने ट्रेलर आया था मैंने तब भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, मैं आपकी पप्पी लेना चाहूंगा, क्या एक्टर हैं। आर माधवन, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी, गौरव गेरा एंड माय पर्सनल फेवरेट सारा अर्जुन। कितनी बड़ी स्माइल आ गई। सबको मूवी के अंदर, इतने सारे कैरेक्टर्स को मूवी के अंदर, स्क्रीन प्ले के अंदर सबको बराबर का इंपॉर्टेंस देना। और ये सब के सब जितने भी एक्टर्स का मैंने नाम लिया, ये सब के सब आसमान के बहुत तारे हैं जो किसी को नहीं दिखते, लेकिन फिर भी अपने पीक पे चमक रहे होते हैं। ये वो स्टार्स हैं। एंड उन सितारों के साथ जो मूवी बनाई आदित्य धार ने, मैं जो कैरेक्टर लिखा है एक एक, मैं भाई बता रहा हूँ, और जैसा उन लोगों ने डिलीवर किया है अपनी एक्टिंग को, मैं स्पीचलेस। पॉइंट नंबर 16, द ग्रिटी रियलिज्म, इंडियन इंटेलिजेंस, IB, रॉ, अंडरवर्ल्ड, करप्शन, टेररिज्म, हर एक चीज को एकदम रॉ एंड अगली वे में दिखाया है। कहीं भी वो फ्लैशी चीजों का इस्तेमाल ही नहीं किया। जो देखो रॉ जो चीज होती है ना, असली, जैसे ये मेरे छाती के बाल देख लो, रॉ है, लोगों को भाई अगली लगते हैं, लेकिन वही रियलिटी है। RNAW, टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड, ये सब कोई ग्लैमराइज चीजें नहीं है। ग्लैमराइज इन बॉलीवुड में कर दिया हरामजादों ने, लेकिन ये ग्लैमराइज चीजें नहीं है, ये बहुत ही डार्क चीजें, बहुत ही अगली चीजें हैं। और मूवी में उस रियलिज्म के साथ उन चीजों को रखा है कि वो कहीं भी वो डेकोरेटेड लगती है, लेकिन वो पॉलिश नहीं लगती, वो ग्लैमरस नहीं लगती, वो अगली लगती है। वो सीन देख के या फिर वो चीजों को देख के तुमको डार्क फील होता है। अरशद पप्पू की मुंडी काट के वो फुटबॉल खेलता है, वो चीज सही में हुई थी। 26/11 के अटैक्स, जिहादियों को ट्रेन करना, आतंकवादी, हम लोग टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तुम लोगों को लगता है ये चीज ग्लोमराइज होनी चाहिए। ये चीज रॉ एंड अगली है, और वो रॉ एंड अगली दिखाया गया है। दैट्स आई लाइक अबाउट धुरंधर, कि उसमें जो चीज जैसी है उसको वैसी ही दिखाया गया है, ग्लैमराइज करने की कोशिश ही नहीं की। पॉइंट नंबर 17, इमर्सिव वर्ल्ड बिल्डिंग। एंड इस पॉइंट में मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो क्या मूवी आई थी, सालार, हाँ सालार में ये लोगों के टट्टे फट गए थे ना कि वर्ल्ड बिल्डिंग दिखा दी, वर्ल्ड बिल्डिंग दिखा दी। इसको कहते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाना। धुरंधर में जो दिखाया गया चूतियों, देखो वर्ल्ड बिल्डिंग का काम होता है ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देना, ऑडियंस को अपने वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करना। सालार में वो जो पूरा का पूरा वर्ल्ड दिखाया गया है, वो कहीं से भी तुमको कन्विंसिंग लगता ही नहीं है कि बहन जो यहाँ इंसान रहते हैं, जानवरों की नगरी लग रही है। बट धुरंधर में रियल में वो चीज को दिखाया गया है कि लियारी जानवरों का घर ही है। यहाँ भेड़िए रहते हैं, यहाँ जानवर रहते हैं जो एक दूसरे को नोच खा रहे हैं, और उनके बीच हमारा राजा है। वो वर्ल्ड बिल्डिंग सिर्फ अपने वर्ल्ड को बड़ा दिखाने के लिए नहीं बनाया गया, वो दिखाया गया क्योंकि मूवी में उसकी जरूरत थी। मछली पकड़ने के लिए तालाब में उतरना पड़ता है, कुएं में मछलियां नहीं मिलती। एंड दैट्स व्हाई वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी अच्छी लगती है। लोग जानना चाहते हैं ये कैरेक्टर कैसा था, ये कैरेक्टर कैसा था, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये कैसा था, इसकी थिंकिंग कैसी थी, ये क्या करता है, वो क्या करता है। हम लोग सब जानना चाहते हैं, हम लोग वो सब जानना चाहते हैं क्योंकि वर्ल्ड को वैसा बनाया गया कि हम लोग उसकी बिल्डिंग देखना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 18, डेयरिंग स्ट्रक्चर। धुरंधर 1, धुरंधर 2 दोनों में से कोई भी ले लो, उनकी पेसिंग, उनका इंटरवल ब्लॉक, उनका क्लाइमैक्स बिल्डअप, इन चीजों में जो रिस्की टेक्स लिए गए ना, जो कि बाकी मूवीज में तुमको नहीं देखने को मिलते हैं, जो आदित्य धार की तरफ से डिसीजन लिए गए, उन्होंने पेसिंग को कैसे रखा, ऊपर से 3.5 घंटे की पिक्चर बनाई है। देन उसके बीच में जो इंटरवल ब्लॉक है, तुम्हारे पेट में पानी कर देगा वो इंटरवल ब्लॉक, इतना खतरनाक लगता है दोनों ही मूवीज का। देन उसके बाद जो क्लाइमैक्स बिल्डअप है कि हीरो को अब सब लोग ऐसे घेर रहे हैं और अब उसको दबोचा जाने वाला है। अब उसको इस दबोचेपन से कैसे निकलना है, कैसे उभर के वो कैसे कूद के बाहर आएगा और इन सबको जान से मार देगा, वो बिल्डअप गाड़ देगा तुम्हारे थिएटर के अंदर। पॉइंट नंबर 19, टॉप लेवल परफॉर्मेंस। पॉइंट नंबर 20, गेम चेंजर पोटेंशियल। धुरंधर पार्ट 1, पार्ट 2, इनको हम लोग अभी से ही बोल रहे हैं कि इसके बाद इंडियन फिल्म मेकिंग और जो स्पाई थ्रिलर जॉनरा है, जो एस्पेनाज जॉनरा है, इसमें और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हमें इंडियन सिनेमा में और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बॉलीवुड में क्राफ्ट, फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग और एम्बिशंस को इंपॉर्टेंस मिलेगी। हम सब ये मान के चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। धुरंधर एनुअल ये अपनों में एक लौती है, ऐसा और नहीं बनाया जा सकता, ना ऐसा और बनने वाला है। देखो ओवरऑल धुरंधर 1 और 2 सेफ स्टोरी टेलिंग से ज्यादा बोल्ड स्टोरी टेलिंग में मानती है। द स्केल, द इंटेंसिटी, द डेप्थ, इन तीनों को मिला के एक रेयर कॉम्बो बनाती है जो हमें बहुत फ्रेश लगता है, क्योंकि हमने इन चीजों को सही से कभी देखा ही नहीं, और देखा भी है तो कब एक डेकेड में एक बार देख पाते हैं। और इसी वजह से धुरंधर 1 और 2 हमें नई फील होती है, हमें फ्रेश फील होती है, हमें डिवाइडेड फील कराती है। अच्छा, मैंने कोई एक चीज बताना, किसी और ने चीज नोटिस नहीं, लेकिन जब संजय दत्त का कैरेक्टर मरता है, जो SP असलम का कैरेक्टर जब मरता है मूवी के अंदर, उस सीन को प्रॉपर्ली रेप्लिकेट किया गया जैसा पुलवामा अटैक हुआ था। जैसे पुलवामा अटैक में वो एक कार आके जो ठोक देता है एक बस को,
एंड देन वो बस मिडिल में रहती है सब बस के, ठीक है, 5 नंबर बस रहती है, मेरे को अभी भी याद है, वो टक्कर होती है और ब्लास्ट हो जाती है। सेम वैसे का वैसे ही रेप्लिकेट किया है आदित्य धार ने जब एसपी असलम मरता है, सेम वही चीज को रेप्लिकेट किया गया एंड आई लव दिस इज कॉल्ड पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धार। मान गए आदित्य धार साहब आपको। खैर यही था, अगली वीडियो का मेरा वेट करना, अगली वीडियो में तुमको प्रॉपरली बताऊंगा प्रोपेगेंडा आरोप लग रहे हैं आदित्य धार के ऊपर एंड मूवी के ऊपर, वो मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, वेट करना। मैं इस वीडियो के 1-2 दिन के अंदर ही डाल दूंगा उसको भी, डोंट वरी। तो यार मिलते हैं अगली किसी रोज रिएक्शन ओपिनियन रिव्यू वीडियो में। तुम बताना तुमको कैसा लगा ये पॉइंटर्स वाला वीडियो, और तुम मेरे को अपना ओपिनियन बताना कि तुम्हारे और कुछ पॉइंटर्स हैं क्या इस चीज को लेके, मैं जरूर जानना चाहूंगा। बाय। கீழே இறங்குப்பா.